दोस्तों नमस्कार। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आजकल हम लोगों का वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है, जिसके वजह से मैं कंटिन्यूअस यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरे को आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं और वीडियोस पे कमेंट आते रहते हैं कि सर आजकल आप फ्रिक्वेंटली और कंटिन्यूअस वीडियोस नहीं डाल रहे हैं विंडोज़ रिपेयरिंग से रिलेटेड। अभी जो भी वीडियोस होती हैं ज़्यादातर मैकबुक से रिलेटेड। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जनरली हम लोगों ने ना विंडोज़ के साथ साथ अब मैकबुक रिपेयरिंग करना भी शुरू किया है। सो मैकबुक रिपेयरिंग में हम लोगों को खुद भी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन्हीं चीज़ों में काफ़ी व्यस्तता रह जाती है, टाइम नहीं बच पाता। फिर भी जब भी ज़रूरत पड़ती है कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कोई न कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अगर आपकी ये शिकायत है कि अगर मैं कंटिन्यूअस नहीं आ पा रहा हूँ या कंटिन्यूअस वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ विंडोज़ रिपेयरिंग से रिलेटेड या किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप खुद अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलप करके आप नए जनरेशन, यानी कि कई बार आपके दिमाग में होता है कि सर आप लोग ओल्ड जनरेशन आपने रिपेयरिंग करना सीखा और ओल्ड जनरेशन के बारे में आप जानते हैं, रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब नया जनरेशन आता है तो आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हो? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, वो डेटा कहाँ से मिलता है जिससे आप नए लैपटॉप्स के मदरबोर्ड को रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट सीखते हैं? तो दोस्तों इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जनरली ये सारा कॉन्सेप्ट आपको स्कीमेटिक से ही मिलता है, या अगर कहा जाए कि इंटेल की अगर हम चिप की बात करें, जब भी इंटेल अपना नया जनरेशन का प्रोसेसर या पीसीएच लॉन्च करता है तो उससे रिलेटेड कंप्लीट डेटा शीट वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी डेटा शीट को रीड करके, स्टडी करके लगभग हम नए जनरेशन को रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे उसमें से एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके बारे में हम आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे इस दिवाली। कोशिश करेंगे कि ये छोटा से ज्ञान का दीपक आपके भी मस्तिष्क में जला सकें और ये आपको आगे चल करके आपके जीवन में थोड़ा सा भी किसी भी कॉर्नर में एक थोड़ा सा भी अगर उजाला कर पाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे टाइमिंग सीक्वेंस बोलते हैं, अब इसमें टाइमिंग सीक्वेंस हर ईयर का होता है, हम लोग मतलब हर जनरेशन का रखते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग सीक्वेंस कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ का एक जैसे होता है जनरली। जैसे टाइमिंग सीक्वेंस, पावर प्लान जिसका भी आपने सुना होगा, पावर प्लान का मतलब मदरबोर्ड में किस प्रकार से पावर बनती है। आपको हमेशा मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि मदरबोर्ड को पावर लेवल पे, फिर क्लॉक लेवल पे, रीसेट लेवल पे, फिर सबकी इनेबल, तब जाकर के डिस्प्ले, मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करानी होती है। पावर, क्लॉक, रीसेट्स, फिर डेटा, मतलब सारी आईसियां आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है उसके बाद डिस्प्ले आता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बोर्ड इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन आता है पावर प्लान। ये 70% या 60% प्रॉब्लम्स होती है पावर से रिलेटेड। तो हर एक मदरबोर्ड का पावर प्लान लगभग सेम होता है। पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से या क्लासेस में पढ़ाया है। जब भी हमने बोला है कि लगभग एक यूनिवर्सल पावर प्लान आपको पढ़ाया था, तो कई बार बच्चों का यह मानना था कि नहीं सर, यूनिवर्सल से सारे कैसे हो सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे हम करें। तो उसका सही जवाब है कि आप टाइमिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल करके हर जनरेशन का पावर प्लान और सिग्नल का सीक्वेंस आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा स्लाइटली, जैसे मतलब दो जनरेशन के बाद स्लाइटली डिफरेंस आता है, उस चीज को आपको समझना होता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के बोर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर फर्स्ट अलग होता है तो सेकंड, थर्ड तो एकदम सेम ही है। फोर्थ, फिफ्थ का जनरेशन एकदम सेम होता है। सिक्स, सेवन का एक जैसा होता है। एट, नाइन का एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की सिमिलैरिटीज होते रहती है। अब ऐसा नहीं है कि फोर, फिफ्थ का एक जैसा है तो सिक्स, सेवन का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा,
नहीं, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है पावर प्लान में भी और सिग्नल सीक्वेंस में भी। कुछ पावर्स ज्यादा बन जाते हैं, कुछ सिग्नल ज्यादा बन जाते हैं। इन्हीं चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना होता है। स्कीमेटिक्स में मौजूद टाइमिंग सीक्वेंस है, समटाइम्स पावर प्लान्स होता है, समटाइम्स ट्रिगर लॉजिक होता है। उनको लगातार अगर आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको चीजें समझ आते हैं। अगर कहते हैं कि लगातार आप टच में रहते, हर जनरेशन के टच में है, तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप एकदम लोअर जनरेशन से अपर जनरेशन पे, फर्स्ट जनरेशन का आपने चीजों को स्टडी किया और 10th जनरेशन से आप उसको मैच करेंगे, तो बेसिकली जनरली यह है कि ह्यूज डिफरेंस होता है। एक सिंपल एग्जांपल्स मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं अभी एक फोन यूज करता हूँ, नोट 10 प्लस। तो इससे पहले मैं नोट 9, नोट 8 ये सारी चीजें यूज करता था, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ आता। जैसे आप कोई भी गाड़ी भी देख लीजिए, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की अगर बात करें, लगातार 20 साल, 25, 30, 40 साल से, लगभग हमारी एज जितनी होगी उससे पहले से वो गाड़ी आ रही है, और आज भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब एकदम शुरू का देखें और एकदम लास्ट में देखें तो फिर आपको ह्यूज डिफरेंस समझ आता है। अदरवाइज हर जनरेशन के अगर आप देखे होते हैं, तो इस तरीके का डिफरेंस आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आपको हर जनरेशन, अगर आप स्टडी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप कोटूड्यू से शुरू करिए। कोटूड्यू के बोर्ड्स के बारे में आप समझिए। कोटूड्यू के बाद आप समझिए आई सीरीज में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, सिक्स सेवन जनरेशन, एट नाइन्थ जनरेशन, 10 11 जनरेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब मतलब आपको हर जनरेशन के पावर प्लान, टाइमिंग सीक्वेंस देखना होता है, तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ आता। मतलब आपके लिए ये इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में अगर मैं अब एक आपको 6 7 जनरेशन के टाइमिंग सीक्वेंस के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले कई वीडियोस में मैंने 4 5 जनरेशन के बारे में भी बताया है। देखिए, ये मेरे पास एक टाइमिंग सीक्वेंस है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइमिंग डायग्राम ऑफ इंटेल 6th 7th सिंगल सीपीयू चिपसेट। ठीक है, अब आप ये चीजें देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको बताया भी गया है पहले भी, वीसीसी आरटीसी, यानी कि आरटीसी वोल्टेज सबसे पहले। अब ये थोड़ा सा है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो आपको पहले हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। अगर वो इंफॉर्मेशन है, वो आपने समझा हुआ है चीजों को, तो आप इस चीज को आसानी समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट, जैसे आप एक गूगल पर रनिंग ट्रेन की स्टेटस देखते हैं, करंट स्टेटस ऑफ रनिंग ट्रेन, जो भी आप ट्रेन सफर करते हैं। जैसे मैं एक ट्रेन से हमेशा सफर करता हूँ, कैफियत एक्सप्रेस, जो दिल्ली से आजमगढ़ जाती है। तो जब हम उसका करंट रनिंग स्टेटस गूगल पे चेक करते हैं, तो जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में दिखाता है कि इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म के बीच में कितने टाइम में वो पहुंचेगा, या अभी तक ट्रेन किन किन प्लेटफॉर्म को तक पहुंच चुकी है, कितनी दूरी तय कर चुकी है, अगला आने वाला प्लेटफॉर्म कौन है, और उसके बाद इसी तरीके से। ऐसे तो जो मेजर स्टॉपेज है उनके बारे में आपको वहां पे देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पे जो टाइमिंग सीक्वेंस है, यहाँ पे जो मेजर पावर फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में होता है, और मेजर सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल है उनके बारे में। और इस टाइमिंग सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 तरह की पावर सप्लाईज होती है। एक रेगुलेटेड पावर है ना, रेगुलेटेड पावर आपके मदरबोर्ड में बनती है। दूसरा कन्वर्जन या स्विच पावर, जो कि मॉसफेट पे बनती है। उसी सप्लाइयों को वीसीसी या वीडीडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा एलडीओ पावर। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आप जानते हैं कि एलडीओ 6 वोल्ट बनती है चार्जिंग आईसी पे। फिर आपकी चार्जिंग के बाद अगर हम बात करें 3 5 की आईसी, उसमें एलडीओ सप्लाई बनती है आपकी 3 and 5 वोल्ट। इसके बाद रैम की बात करें तो रैम में भी एलडीओ सप्लाई बन जाती है, वीटीटी मेमोरी जिसको बोलते हैं, राइट। इस तरीके से आपको समझना होगा कि हर पावर आपको चेक करना, सारी पावर रेल्स चेक करनी होती है, जो जो पावर फॉर्मेशंस होता है। अब इसी में हम आपको बताना चाहेंगे, ये मेरे पास एक टाइमिंग सीक्वेंस है 6 7 जनरेशन। ऐसे ही आपको अरेंज करना पड़ता है हर जनरेशन का टाइमिंग सीक्वेंस। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, जब भी कोई भी नया जनरेशन का बोर्ड इंट्रोड्यूस होता है, या नया जनरेशन का चिप इंट्रोड्यूस होती है, या नया जनरेशन का प्रोसेसर, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट डेटा शीट होता है, उस डेटा शीट में आपको मिल जाएगा। अब हम इंटेल से रिलेट, ऐसे ही एएमडी का भी होता है। ठीक है, तो इंटेल में हम 6 जनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पावर मैनेजमेंट लिखा भी है इंटेल 6
जनरेशन का पावर मैनेजमेंट टाइमिंग डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नाम वीसीसी आरटीसी, जिसको आरटीसी वीसीसी सप्लाई 3 वोल्ट जो कि सीएमओ सेल और एडाप्टर मोड पे, बैटरी मोड पे पावर एसआरसी पहले बनता, फिर एलडीओ 3 वोल्ट बनता, फिर एलडीओ 3 के को ही जनरली आरटीसी वीसीसी में या 3.3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई का कन्वर्ट कर दिया जाता है आरटीसी वीसीसी में। ठीक है, आरटीसी वीसीसी के जनरली 3 पावर सोर्स होते हैं, मेन बैटरी, मेन एडाप्टर और सीएमओ सेल। ठीक, यही इसको कहा गया। और आरटीसी वीसीसी आपके हर बोर्ड में लगभग 4 पॉइंट पे आरटीसी आरएसटी, एसआरटीसी आरएसटी, इंट्रूडर और इंटरनल वीआरएम इनेबल पे कनेक्ट होता है। अभी किसी भी इंटेल का बेस्ड कोई भी मदरबोर्ड, चाहे वो एचपी का हो, डेल का हो, लेनोवो का, चाहे एप्पल का हो, सब में ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आरटीसी सेक्शन जनरली आपको पढ़ाया गया ये सारी चीजें आरटीसी सेक्शन में। और 32.768 किलोहर्ट्ज की आपको क्या चेक करना होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरटीसी आरएसटी हैश, एसआरटीसी आरएसटी हैश और 32.768 किलोहर्ट्ज। ये थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात। अब जो 3 वोल्ट की सप्लाई बोर्ड से सीपीयू को दी जाती है, वीसीसी डीएसडब्ल्यू 3P3, ये 3V3 भी होता है कई बार ना, 3 वोल्ट की सप्लाई ये दी जाती है। यहाँ पे सीपीयू लिखा है, अगर ये जनरली सीपीयू के अंदर पीसीएच वाले पोर्शन को दिया जाता है। इसके बाद बोर्ड से फिर सप्लाई दी जाती है सीपीयू को डीएसडब्ल्यू पावर ओके की सप्लाई। ओके, यहाँ पे जिससे क्या होता है, सीपीयू से एक सप्लाई जनरेट होती है एसएलपी अंडरस्कोर सस हैश। ये 6 जनरेशन के बाद जनरली आपको देखने को मिलता है, या 4th 5th जनरेशन में भी देखने को मिलता है। जनरली मैक में भी ये काफी ज्यादा ये सब सिग्नल देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये सिग्नल एसएलपी सस के बाद वीसीसी प्राइम 3P3 यानी 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट की वीसीसी प्राइम वोल्ट सप्लाई बनेगी। फिर वीसीसी लिखा हुआ है, ठीक है, एटीएस 1P8 1.8 वोल्ट की सप्लाई, और साथ ही साथ वीसीसी प्राइम 1.0 वोल्ट। ये सारे यानी कि आपको बताया गया 6 जनरेशन के बाद, हमने पहले भी बताया कि पावर प्लान में 6 जनरेशन और 6 जनरेशन से पहले ट्रिगर होने से पहले या S5 स्टेट में आपकी पावर बनती थी कॉइल की 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। लेकिन यही 6 जनरेशन में जब DDR4 वाला बोर्ड होता है तो ट्रिगर करने से पहले ही 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8 और 1.0 वोल्ट, ये 4 मेजर सप्लाई का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ के साथ एलडीओ 3, एलडीओ 5, एलडीओ 6 भी बन जाती है ये पहले ही। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। अब इसके बाद आपको देखना है कि वीसीसी प्राइम, जिसके बाद आप पावर बटन का है कि आरएसएम आरएसटी हैश, ये ऑप्शनल होता है। कई बार पावर बटन प्रेस होने के बाद जनरेट होता है, कई बार पहले जनरेट होता है। ठीक है, जो ही आप पावर बटन, जो ही ईसी रीसेट आईओ को रिसीव होता है, आईओ जो है ईसी बायोस को रीड करता है, या अगर या तो आईओ प्रोग्रामेबल होगा तो डायरेक्ट वो रीड करेगा, या ईसी बायोस अगर अलग से लगा है तो उसको रीड किया जाएगा। ईसी रीसेट यानी कि जो स्टार्टअप बायोस है ओके होने के बाद ही आरएसएम आरएसटी हैश जनरेट होता है। ठीक है, आरएसएम आरएसटी हैश जो ही जनरेट होता है तुरंत सस क्लॉक का सिग्नल मिलता है। सस क्लॉक जो है आपका 6 जनरेशन या 4 जनरेशन, जिसमें पुराने मदरबोर्ड में आप देखेंगे आईओ के पास अपना 32.768 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल होता था और पीसीएच के पास अपना होता था। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे नया जनरेशन आ गया, पीसीएच के पास जो लगा 32.768 का किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल, उसी की फ्रीक्वेंसी शेयर कर ली जाती है। ठीक है, तो ये सस क्लॉक आपको जो सिग्नल है, ये कई बार आपको पहले भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर पहले ही आरएसएम आउट हो जाएगा तो सस क्लॉक आपको मिल जाएगी। अब देखिए पावर बटन का बाद में दिया हुआ सीक्वेंस, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होता है। अब यानी कि इसमें आरएसएम पहले आउट हो जा रही है, सस क्लॉक आपकी जो ही आरएसएम रिसीव करता है, ठीक है, आरएसएम आरएसटी हैश आईओ से जनरेट होकर के सीपीयू को जाती है, जिससे सीपीयू यानी कि सीपीयू के अंदर पीसीएच रिवर्ट जवाब तुरंत दे देती है सस क्लॉक। उसके बाद पावर बटन जो ही आप प्रेस करेंगे तो सिग्नल्स जनरेट होते हैं SLP_S5 हैश, SLP_S4 हैश, SLP_S3 हैश, और इसमें एक सिग्नल एक्स्ट्रा दिया हुआ है SLP_A हैश और SLP_LAN। ये सारे मेजर कंट्रोल सिग्नल हैं जिनकी मदद से अलग अलग पावर फॉर्मेशंस होंगे, जिनकी बिहाफ पे आईओ एक कुछ न कुछ इनेबल सिग्नल, किसी न किसी नाम से इनेबल सिग्नल जनरेट करेगी
और पर्टिकुलर सप्लाइयां जनरेट होंगी, जैसे SLP_S5 के बिहाफ पे 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8, 1.0 ऐसे कह सकते हैं। 6 जनरेशन में, पुराने जनरेशन में देखें तो 3-5 कॉइल की पावर बन जाती थी। S4 के बिहाफ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्जन, जिसको VCC या VDD बोला जाता है, टाइमिंग सीक्वेंस में VCC VDD लिखा हुआ है, 3-5 का कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा और रैम की पावर मिलेगी। ठीक है, 4th जनरेशन में आपका 2.5 वोल्ट भी मिलेगा, 1.2 वोल्ट भी मिलेगा और 3-5 का कन्वर्जन भी SLP4 के बिहाफ पे। तो इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया गया है और अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे VDIMM यानी रैम स्लॉट की रैम के लिए जो पावर फॉर्मेशन होगा SLP4 के बिहाफ पे। अब इसके यहाँ पे एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों को, बोर्ड फिर लिखा CPU और VCC। इस VCC को लोग कंफ्यूज, VCC का मतलब समझते हैं CPU कोर, नहीं, ये VCC CPU कोर वाली पावर नहीं। VCC जनरली ये कन्वर्जेंस की जो भी पावर्स होती हैं वो किसी न किसी आईसी को, जैसे अगर आप कोर आईसी देखिए तो उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है 1.05 पे भी, तो 5 वोल्ट कई बार वो रन की सप्लाई है या कन्वर्जन सप्लाई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे VCC लिखा गया, यानी कि यहाँ पे आने का मतलब जो कन्वर्जन की सप्लाई है वो सारा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है VCC-ST पावर गुड, VCC-ST पावर गुड। आप एक एक करके आप सारी चीजें देखते जाइए। यहाँ पे जो जो सप्लाइयां फॉर्मेशंस का है, VCC-S से 1.05, 0.95, इसके नाम का कंफ्यूजन लगातार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओल्ड जनरेशन और नए जनरेशन लगातार अगर आप रीड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जब एक बार कंप्लीट पावर फॉर्मेशन होता है पूरे मदरबोर्ड में, यानी कि LDO पावर सप्लाईज, रेगुलेटेड पावर सप्लाईज और आपका कन्वर्जन सप्लाईज बन जाती है, ठीक है, तब जाकर के आपका कोर सप्लाई बनती है, हार्डवेयर पावर गुड का सिग्नल बनता है। हार्डवेयर पावर गुड के बिहाफ पे ही IMVP VR ऑन का सिग्नल जनरेट होता है और कोर की सप्लाई जनरेट होती है। तो बोर्ड में कोर सप्लाई जनरेट होगी। कोर के बाद, कोर की पावर गुड के बाद ही कोर की पावर गुड और IO की PCH पावर ओके सिग्नल जब एक साथ मिलता है तब जाके सिस्टम पावर ओके मिलता है, बनता है। तो यानी कि कोर की पावर गुड के बाद आपका क्लॉक का सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि कोर जब बन जाती है तो मदरबोर्ड की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट पावर कंप्लीट हो गई। ठीक है, पावर के बाद चाहिए क्लॉक। अब क्लॉक इनेबल कब होती है? कोर का पावर गुड जो ही IO को रिसीव होता है, IO से PCH पावर ओके जनरेट होता है और हार्डवेयर पावर गुड, PCH को हार्डवेयर पावर गुड, PCH पावर ओके और सिस्टम पावर ओके का सिग्नल जब रिसीव होता है तब जाकर के आपका PCH के साथ लगा 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेट करने लगता है या वाइब्रेट करने लगता है, उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो अब क्लॉक पूरे मदरबोर्ड में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए PCH पावर ओके, ठीक है, यहाँ पे इसमें सीक्वेंस देखिए, उसके PCH पावर ओके के बाद ही 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल दिखा दिया और बाद में लिखा है सिस्टम पावर ओके। लेकिन पुराने बोर्ड में अगर आप सेकेंड जनरेशन में अगर देखेंगे तो पहले कोर की पावर गुड बनती है, फिर PCH पावर ओके बनता है, फिर सिस्टम पावर ओके बनता है, जनरेट होता है, उसके बाद आपका क्लॉक जनरेट होता है। तो ये स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिस्टम पावर ओके के बाद PLT रीसेट, यानी कि पूरे मदरबोर्ड में क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर PLT डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे CPU क्या होगा, ऑटो इनेबल होगा और वो बायोस को रीड करेगा, बायोस और रैम को रीड करेगा। तो बायोस को जो ही रीड करता है तो अपनी VIDs को एक्टिवेट कर देता है, VID से अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोर आईसी को प्रोवाइड करता है, जिससे कोर आईसी जो VCC कोर स्टार्टिंग में बनती है वो नॉर्मल करंट बनती है। ठीक है, जब VID पूरा रीड करता है तो वो हैवी करंट के साथ, हैवी पावर के साथ VCC कोर बनती है। ठीक है, इसलिए कई बार आपको 2 बार कोर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे PLT के बाद CPU SVIDs का दिखा हुआ है, ये सिग्नल बॉक्स का मतलब सिग्नल यहाँ पे रहेगा, वोल्टेज विथ सिग्नल, जहां पर भी ये आपको मिलता है यहाँ पे सिग्नल्स होंगे, फ्रीक्वेंसीज होंगी, फ्रीक्वेंसी को ही सिग्नल जनरली हम लोग बोल देते हैं। तो जब CPU SVIDs आपका रिलीज करता है, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर आपकी CPU कोर एक बार बनती है, देखिए लिख रहा है, ठीक है, फिर DRAM रीसेट, उसके पास VCC GT का मतलब ये ग्राफिक्स के लिए, जिसको CPU GFX बोल। और इन चीजों को लगातार हमने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, प्रीवियस वीडियो में भी
पुराने जनरेशन का टाइमिंग सीक्वेंस। अब आपको अब अब इसको ना वन बाय, आप फर्स्ट जनरेशन का रख लीजिए, सेकेंड थर्ड का रख लीजिए, फोर्थ फिफ्थ का रख लीजिए, सिक्स सेवन्थ का रख लीजिए, एट नाइन्थ का रख लीजिए। जब इन सबके एक साथ पैरेलली आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखेंगे कि हर जनरेशन, मतलब जो दो तो एकदम सिमिलर होते हैं जनरली, उसके बाद वाले फोर्थ फिफ्थ से सिक्स में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन सिक्स सेवन एक जैसा है। अब सेवन एट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप हर जनरेशन का टाइमिंग सीक्वेंस देख करके उसे फॉलो करके वन बाय वन अगर आप चेक करते हैं, पावर, क्लॉक्स, रीसेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद सीपीयू के द्वारा बायोस रीडिंग, रैम रीडिंग और कम्युनिकेशन। हर एक मेजर जो कंट्रोलर आईसियां होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशंस होती हैं, एसएमबी डेटा, एसएमबी क्लॉक। हर मेज कंट्रोलर आईसीयू के बीच में क्लब कम्युनिकेशंस होता है। कम्युनिकेशन के लिए डाटा और क्लॉक दोनों चीजें होंगी आपके एक साथ, तो कम्युनिकेशन एक्टिव होना चाहिए। और डिस्प्ले तभी आता है जब सारी आईसियां, जैसे पीसीएच, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर के साथ लगा रैम, ठीक है, और पीसीएच के साथ लगी आईओ, और पीसीएच के साथ लगा बायोस, और आईओ के साथ लगी ईसी बायोस, ये सब एक कम्युनिकेट करती हैं आपस में, ठीक है। तो इनकी कम्युनिकेशन स्टेबल होनी चाहिए। जैसे आईओ पीसीएच के साथ कम्युनिकेट करता है एलपीसी बस कम्युनिकेशन लाइन के, तो इनके बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन लाइनें हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए। पीसीएच बायोस एलपीसी बस कम्युनिकेशन एसपीआई के थ्रू, सॉरी, आईओ और जो पीसीएच है एलपीसी बस कम्युनिकेशन, और बायोस जो है एसपीआई बस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कई बार बायोस और पीसीएच के बीच में भी मल्टीपल 15 ओम, 30 या 45 ओम के मल्टीपल रजिस्टर्स लगे होते हैं हर लाइन में, उनको देखना होता है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इन कम्युनिकेशन लाइंस के प्रोसेसर और पीसीएच डीएमआई और एफडीआई कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। प्रोसेसर और रैम के बीच में कम्युनिकेशन भी है, वहां पे एसएमबी डेटा, एसएमबी क्लॉक मिल जाएगा, सीपीयू रीसेट्स मिल जाएंगे, रैश कैश राइट इनेबल मिल जाएंगे, ठीक। एलवीडीएस कनेक्टर और मेजर चिप, अगर पीसीएस से सिग्नल जनरेट हो रहा है डिस्प्ले तो पीसीएच के बीच, या प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो प्रोसेसर, कई बार जीपीयू होता है तो जीपीयू से। तो कम्युनिकेशन की जो लाइन है उनके बीच में जो ट्रैक है वो ओपन नहीं होने चाहिए, और ट्रैक के बीच में अगर रजिस्टर है तो वो प्रॉपर सेम वैल्यू के होने चाहिए। सबसे ज्यादा रजिस्टर खराब होते हैं क्लॉक की लाइन में लगे हुए। क्लॉक क्या होता है, क्लॉक में फ्रीक्वेंसी के साथ हायर करंट क्या होता है, ट्रेवल हो रही होती है। तो आपको क्लॉक पे लगे हुए या फ्रीक्वेंसी लाइन या डेटा लाइन पे लगे हुए रजिस्टर आपको केयरफुली चेक करना चाहिए, और उनकी जो देखेंगे परसेंटेज टॉलरेंसी जो 1% लिखा होता है, यानी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो वो दिक्कत करता है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने इस सेशन के माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ गाइड किया होगा कि आप कैसे अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ हो, उजाला हो, आप अपने जीवन में तरक्की करें, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।